हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो आईएएस का जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 का, उसका जो क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 पिछले वीडियो में 1 से लेके 75 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करके फाइनली इस साल के पेपर को हम लोग पूरा फाइनल डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट साल के जो पेपर्स हैं उसको उठाएँगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट है यूपीएससी की तैयारी के दौरान, क्योंकि हमें इनके लगातार संपर्क में बना रहना होता है, ताकि हम जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसे वो हमें बिल्कुल पता हो। और जो हमारे सोर्सेज हैं, चाहे वो ऑनलाइन सोर्सेज हों या फिर हमारे बेसिक बुक्स हों, एनसीईआरटीज़ की जब बात करते हैं या फिर करंट अफेयर की बात करते हैं, तो बिल्कुल हम उस चीज़ में से वही चीज़ पढ़ें जो कि हमारे लिए जो है सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो और हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी कर पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो 76 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस जो हैं वो लाइट ईयर्स में क्यों मापे जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये है कि डिस्टेंसेस एमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। दूसरा है ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज। तीसरा है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और चौथी है स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखा जा रहा है जो कि एनसीईआरटी से आप इसको बिलोंग कर सकते हैं। और अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा, बिल्कुल समझने के व्यू से पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, जो कि है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग की मांग करती है। वैसे भी अगर आप यूपीएससी के चाहे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो या फिर मेंस के क्वेश्चन हो, आप उसको ध्यान से देखें तो वो अंडरस्टैंडिंग की मांग करती है। उसमें आपके विचार जानने की कोशिश की जाती है कि आपने अगर कोई चीज़ पढ़ा है, कोई करंट अफेयर पढ़ा है या फिर कोई बेसिक बुक ही पढ़ी है, कोई बेसिक जानकारी ही है, तो आप उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको कितने तरीके से सोच सकते हैं और कितने तरीके से उसको इंटर कनेक्शन उसका बैठा सकते हैं। जैसे कि कोई भी नॉर्मल सी आपने न्यूज़ पढ़ी, तो उसके सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा, यानी मल्टी डायमेंशनल स्टडी की बात की जाती है। और ये होती है कि समझदारी की विकास, यानी कि जब तक आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे तब तक उसमें आपकी जो व्यू है उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो यूपीएससी आपके व्यू जानना चाहती है, जो कि आपके बिल्कुल निजी व्यू हैं। और चाहे वो आप उसको पढ़ के निकालें या फिर समझ के निकालें, तो जब तक आप उसको कोशिश नहीं करेंगे, उसको अपने से उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के क्वेश्चंस को आप आंसर नहीं दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन कि वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन है जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से संबंधित है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमने जो है वो ब्रिटिश मॉडल का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो अडॉप्ट किया था, और ये जो मॉडल है दूसरे मॉडल से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके कि एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। नेक्स्ट है यहाँ पर इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें किस तरीके देखने को मिल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि हमारे जो मेंस का सिलेबस है उसमें आपने ये लाइन देखी होगी कि जो कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्री, यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जिस तरह से बना है, उसमें जो प्रोविजंस हैं और उसमें जो भी लेजिस्लेशन उसके अनुसार बनते हैं, उसका जो कंपैरिजन है हमें दूसरे देश के संविधान से करना होता है। जैसे कि आप यूएसए से बोल सकते हैं, रशिया से बोल सकते हैं, जापान से बोल सकते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से वो कंपैरिजन वो आपने वो सिलेबस में हमारे मेंशन है, तो उससे आप इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ को आप जो हमारी जो बेसिक बुक है जो एनसीईआरटी, उसमें भी इसका आंसर मिल जाएगा आपको, और साथ साथ जो हमारी लक्ष्मीकांत है उससे भी आपको इसमें हेल्प मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक होते हुए भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की मांग करती है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को लेकर सवाल है। उसमें पहला जो स्टेटमेंट है कि एन गोपाला स्वामी अयंगर कमेटी सजेस्टेड दैट ए मिनिस्टर एंड ए सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड सोनली फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रोमोटिंग इट। दूसरा है इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966
एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स चार्ज। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख के डिस्कस करते हैं कि किस तरह से के हमारे जो कमेटी और कमीशंस जो नियुक्त किए जाते हैं विभिन्न पर्पजेज़ के लिए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके रिकमेंडेशन उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ आपसे ये मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा कि आपका ध्यान इस ओर लाना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कमीशन या कमेटी या फिर कोई भी रिपोर्ट आती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आती है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से देखें कि उस जजमेंट में आखिर या फिर वो जो रिपोर्ट आई है, वो जो कमीशन है, उसने आखिर क्या बात बोली है, उसकी क्या रिकमेंडेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। दूसरा है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की बात की जा रही है, तो आपके सिलेबस में ये मेंस के सिलेबस में आपको मिल जाता है मिनिस्ट्री एंड इट्स डिपार्टमेंट्स, ये आपको सिलेबस में मिल जाएगा, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो उस हिसाब से आप उसको लिंक कर सकते हैं उस सिलेबस के पोर्शन से। फिर देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की बात की जाती है, तो आपने कई टॉपर्स को सुना होगा कि वो जो सेकेंड ARC है, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट को वो लोग पढ़ने को बोलते हैं कि उसकी जो रिकमेंडेशन है वो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि जो मेंस के आंसर होते हैं उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम उसमें अप्लाई कर सकें। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। 79 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट टू प्रिवेसी इज़ प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी कौन से आर्टिकल्स जो हमारा संविधान है उसके कौन से आर्टिकल से ये रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि राइट टू प्रिवेसी है वो फंडामेंटल राइट है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि ये किस आर्टिकल के अंदर इसको माना जाए। तो जब तक आप इस तरीके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं या फिर कोई कमेटी की रिकमेंडेशन है, तो वो आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है और साथ में जो वो आर्टिकल मेंशन कर रहे हैं, जो वो जजमेंट्स मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि कभी केशवानंद भारती जो केस है वो न्यूज़ में रहती है, और भी बहुत सारी जो केस है साहबानो जो केस है वो न्यूज़ में रहती है। तो आपको ध्यान से उसको देखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेंशन किया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको ये जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आपने देखा होगा कि हम इसका आंसर डिस्कस नहीं करते। हम बस इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझिए और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए। नेक्स्ट 80 नंबर जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है कि इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन द वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दूसरा है इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तीसरा है एज पर द एक्सिस्टिंग रूल्स इफ ए कैंडिडेट कंटेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज his her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him her in the event of winning in all the constituencies। तो इस क्वेश्चन को देख के हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारी जो इलेक्शन जो प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेंस में वैसे भी आपने देखा होगा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसके साइलेंट फीचर्स की डिस्कस की गई है कि वो उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप उस चीज़ से इसको लिंक कर सकते हैं। और साथ साथ चूँकि हमारे जो देश में हर साल इलेक्शन होते रहते हैं, कई बार बाई इलेक्शंस होते हैं, स्टेट इलेक्शन तो हर साल होते रहते हैं, और 5 साल पे हमारे जो लोकसभा इलेक्शन है वो होते रहते हैं, फिर 2 साल पे जो राज्यसभा इलेक्शन होते हैं वो होते रहते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्मीकांत अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो तो इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 81 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला जो ऑप्शन है कि राइट टू द सिटी इज़ एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द ह्यूमन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। दूसरा है कि राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। तीसरा है राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। अब देखिए यहाँ पर एक राइट टू द सिटी एक टर्म है। अब ये इस तरह के जो टर्म है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे होते हैं। जैसे कि राइट टू द सिटी आप देख सकते हैं, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि सिर्फ इंडिया में हो। ये राइट टू द सिटी की जब बात हो रही है तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये जो चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए यूएन का भी नाम आ रहा है, यूएन हैबिटेट जो एक संस्था है उसने उसके यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। तो इस हिसाब से हमें ये चीज़ जाननी है कि अगर कोई चीज़ यूनिवर्सली है और खासकर ह्यूमन राइट्स वगैरह के केसेस से संबंधित है, और भी जो दूसरे केसेस है जैसे जैसे कि आप वुमेन की राइट है उससे संबंधित हो, या फिर चाइल्ड राइट है उससे संबंधित हो, और उसमें कोई यूएन जैसी संस्था इन्वॉल्व हो या फिर यूनिसेफ जैसी संस्था इन्वॉल्व हो, तो वो जो पर्टिकुलर मुद्दा है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि
एक कोई छोटी लड़की थी जो कि 12-13 साल की थी, जिसने जो 2000 जो 2020 में या फिर 21 में एक जो अ, वर्ल्ड क्लाइमेट के चेंज को लेके जो समिट हो रही थी, उसमें उसने बहुत ही प्रोमिनेंटली वो उस समय रोल में आई थी। यानी कि उसने बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-शोर से इस चीज़ को उठाया था, और उन्होंने शायद यूएन के जो सेशन हुआ था इसको लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, उसमें यूएनसीसी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें उस लड़की ने भाषण भी दिया था। मैं उसका नाम थोड़ा-सा याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से हमें इन सारे जो टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव हैं, और ख़ासकर हमारे जो सिलेबस में मेंशन है और यूनिवर्सली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उससे रिगार्डिंग जो हमारी जो जानकारी होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए, और ये इस तरह की जानकारी जो है वो आपको एडिटोरियल और करंट अफेयर मटेरियल में आपको आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है 82 नंबर जो क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर इंडिया को लेकर सवाल है कि पहला जो है वो जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। दूसरा है ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी जो टर्म है वो आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज़ में आते रहती है। साथ साथ पुलिस कस्टडी भी जो ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग कहीं न कहीं सुनते ही हैं। एक तो आपको न्यूज़ में देखने को मिलती ही है, साथ-साथ जो हम लोग सिनेमा देखते हैं, फ़िल्म्स देखते हैं, उसमें भी आपको पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी की बात आपने देखी होगी। वेब सीरीज़ भी आपने देखी होगी, तो इस तरह के टर्म्स का यूज़ होते रहता है। तो हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर ये चीज़ क्या है? क्योंकि अगर आप कल को सिविल सर्वेंट बन भी जाते हैं, तो आपको भी इन सारी चीज़ों से और इन सारे टर्म से आपको डील करना होता है। तो यूपीएससी यही चाहती है आपसे कि जो आप अपने क्षेत्र है, जो आपकी सर्विस है, उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास हो। आप जिस चीज़ में जाना चाहते हो उसके अंदर, उसके लिए आपको आपके अंदर समर्पण हो, उसके अंदर आपके लिए लगन हो, और वो आपसे मतलब आप उस चीज़ से प्रेम करें। तो आप इस तरह के जो टर्म्स होते हैं, और आपने अगर न्यूज़ में सुना हो तो प्लीज़ उसको सर्च करिए। ये मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम में आएगा या नहीं। लेकिन अगर आप प्रशासक बनना चाहते हैं और कल को जुडिशियल स्टडी का आपके पास मैटर आए, तो आप उस चीज़ में बिल्कुल आश्वस्त रहें कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको आपको खुद से गूगल करना होगा। आपको बस जो अखबार है वो आपको बस रेफ़रेंस दे सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे सीबीआई ने इसको अपने जुडिशियल कस्टडी में रखा, या फिर कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर दिया, या पुलिस कस्टडी का ऑर्डर दिया। तो ये हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर ये चीज़ क्या है और इसके अंदर क्या प्रोविजंस है। नेक्स्ट 83 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है ये है, व्हेन ए प्रिजनर मेक्स आउट ए सफिशिएंट केस, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right। दूसरा है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। तो हम जानते हैं कि अक्सर जो पैरोल के जो केसेस होते हैं वो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलते रहते हैं। जैसे कि हाल ही में जो संजय दत्त हैं, उनको बार बार पैरोल दिया गया था, तो उसके चलते ये न्यूज़ बार बार पेपरों में छप रही थी। और भी जो कई सारे जो पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि फेमस होती हैं, चाहे आप अच्छे कामों से बोले या फिर बुरे कामों से, वो भी पैरोल पे आते-जाते रहते हैं। तो इस तरह के जो मैंने आपको जैसे बताया कि इस तरह के जो टर्म्स हैं वो आपको आपकी सेवा में मदद करेंगे। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, या फिर आपने सिविल सर्विसेज में जॉइन करके आपने मान लिया जुडिशियल सर्विसेज पास कर लिया है, तो उस तरह की जो जब आप सर्विस में जाएँगे तो आपको इन तरह के टर्म्स का आपको पर्सनली अनुभव करना होगा, और आपको इस संबंध में ऑर्डर्स देने भी होंगे और आपको ऑर्डर मानने भी होंगे। तो प्लीज़ आप इस तरह के जो टर्म्स हैं आपको न्यूज़पेपर में मिले तो बिल्कुल उसको गूगल कीजिए। 1-2 मिनट उसके साथ समय बिताइए और उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब यूपीएससी जो है वो बिल्कुल डाइवर्स हो गई है, ओपन हो गई है, और बिल्कुल ये देखने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो स्टूडेंट है मेरा, वो कितना अपने सर्विस के प्रति डेडिकेटेड है, या फिर अब कितना ओपन है, कितना नॉलेज को एक्वायर करना चाहता है, और वो कितना समर्पित है और कितना अच्छा ऑफिसर बन सकता है। यानी कि उसके अंदर जो अभिरुचि है वो कितना ज़्यादा ऑफिसर के रूप में काम करने की है, ये चेक करने के लिए अब यूपीएससी अपने सवालों के जो पैटर्न है उसको चेंज कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 84 नंबर जो क्वेश्चन है कि एट द नेशनल लेवल which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights 2006। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक क्वेश्चन है जो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो 2006 है उससे यहाँ पर उठाया गया है, और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो नोडल एजेंसी है जो कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो चूँकि ये वल्नरेबल सेक्शन है जो हमारे ट्राइबल्स हैं, और आपको मेंस का जो सिलेबस है उसमें ये सिलेबस में मेंशन भी है कि
वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो हमारी जो वल्नरेबल सेक्शंस है कौन कौन सी हो जाती है, तो आपको सिलेबस में सारी बातें आपको लिखी नहीं मिलेंगी। आपको थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चंस को देख के आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि पहले तो ये सिलेबस के कौन से पार्ट से है, और सिलेबस में जो चीज़ मेंशन की गई है क्या उसी के अनुसार है। जैसे कि वहाँ पर सिर्फ लिखा गया है कि वल्नरेबल सेक्शंस, तो हमें ये चीज़ देखना होगा कि वल्नरेबल सेक्शन का मतलब कौन कौन से जो समाज के तबके हैं वो हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर आसानी से सोच सकते हैं कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या फिर ईडब्ल्यूएस का कोटा है, या फिर ओबीसी है, या फिर जो वुमेन है, हमारे चाइल्ड्स हैं, और हमारे जो सीनियर सिटीजन है, या फिर दिव्यांग है, ये सारे जो है वो हमारी वल्नरेबल सेक्शन है। या फिर आप माइनॉरिटीज़ को भी ले सकते हैं इसमें। तो हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी जो स्कीम है या फिर कौन सा जो एक्ट है उनके लिए है, और उसको कौन इसकी मिनिस्ट्री जो है वो नोडल एजेंसी है उसकी, या फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो हमें पता होनी चाहिए। उनके लिए अगर कोई कमीशन बना है, उनके लिए अगर कोई संस्था बनी है, तो उसके चेयरमैन कौन होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखी होंगी, और वैसे भी अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इस सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड discretionary power in the matter of application of laws violates which one of the following articles of the Constitution of India। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हमारी एक ऐसा लेजिस्लेशन जो कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उनको एक अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दे देता है, ताकि जो जब वायलेट हो लॉ तो उसके एप्लीकेशन में वो काम कर सके। तो बोल रहा है कि वो कौन सा आर्टिकल है ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फंडामेंटल राइट आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपीज इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है। हमारे जो प्रोविजंस हैं जो खासकर हम बात करें जो हमारे शेड्यूल्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए अमेंडमेंट्स होते रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो हमारे लिए ज़रूरी है। कौन से केसेस जो हैं जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है या फिर उसको बढ़ाया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन और अप्रोच है वो आपको डेवलप करना होगा, और आपको ये सारी चीज़ें आपको किताब में बिल्कुल साफ साफ नहीं नज़र आएगी। वो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से और बिल्कुल शांत दिमाग से सोचने से और अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करने से होगी। अब बिल्कुल आप जिज्ञासा पैदा करिए, ये मत सोचिए मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतनी देर में तो मैं 4 पन्ने और पढ़ लेता, ये बिल्कुल मत सोचिए। आप पढ़ भी लेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में भी आ गया तो आप उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाएँगे जो कि यूपीएससी चाहती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूपीएससी का अप्रोच जो है बिल्कुल चेंज हो गया है, और वो रटने से ज़्यादा या फिर किताबों में जो लिखा है उससे ज़्यादा वो किताबों में क्या नहीं लिखा है और क्या लिखा जाना चाहिए उसके बारे में वो है। यानी कि आपने किसी नॉलेज को पढ़ा, आपने किसी न्यूज़ को फॉलो किया, और उस न्यूज़ से आपने क्या समझा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में कि जो अभी नया ऑकस AUKUS आपको स्पेलिंग बता देता हूँ। तो ये एक संस्था बनी है, एक एग्रीमेंट हुआ है या फिर एक ग्रुपिंग बनी है जो कि चाइना की जो एम्बिशन है वो जो हिंद प्रशांत में उसको रोकने के लिए है। तो ये जो संस्था है वो कैसे जो है क्वाड जैसी संस्था है उसको उससे भिन्न है, और वो ये कैसे उसको इम्पैक्ट करेगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब संस्था बनी होगी तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ये आना चाहिए कि पहले से क्वाड बना हुआ है, तो अब इस नई संस्था की ज़रूरत क्या है। तो उस तरह के जब आप अप्रोच डेवलप करेंगे तब जाके हम इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। आपको ये चीज़ कोई नहीं सिखाएगा कि इस जो बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वो बिल्कुल आपको कोई भी कोचिंग संस्था उठा के नहीं दे देगी कि हाँ, ये क्वेश्चन रट लो, आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये जो अप्रोच है आपका अगर जिज्ञासा की अप्रोच है और उस जिज्ञासा को शांत करने की आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो सोच है, तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, उनका आंसर दे पाएँगे और आप यूपीएससी में आसानी से क्वालीफाई कर पाएँगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख के भी हम लोग इसको जज करते हैं कि कौन से जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 14 की बात करी जो कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। आर्टिकल 28 भी वही है, आर्टिकल 32 भी वही है, जबकि आर्टिकल 44 जो है वो डीपीएससी से संबंधित है। तो ऑप्शन देख के भी ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर यूपीएससी के लिए जो फेवरेट जो एरिया है वो कौन से हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन है, which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character।
तो यहाँ पर देखिए आपको जो मेंस का सिलेबस है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, उससे ये आपको पहले ही लाइन में जो है GS2 के वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कौन से जो इंडियन पॉलिटी में जो फीचर है वो इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटी का वो फेडरल है। तो पहला ऑप्शन है कि द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। दूसरा है द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तीसरा है द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। चौथा है द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो फेडरल नेचर है वो हमारे सिलेबस में भी मेंशन है। GS पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें आप देख सकते हैं फेडरल से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो उसमें दूसरे या तीसरे लाइन में ही सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ साथ आपने अगर लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है तो उसने अगर आपने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में फेडरल कैरेक्टर को, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। अब देखिए स्टेट को लेके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा है जो स्टेट का सही मीनिंग बतलाता है या फिर सबसे अच्छा मीनिंग बताता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि स्टेट का जो डिफिनेशन है वो चारों में से चारों सही हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है वो हमें पता करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दिए रहते हैं। उसमें आपको अपनी जब तक आपकी समझदारी नहीं होगी, आपने जब तक शांत दिमाग से इस चीज़ को सोचेंगे नहीं, तब तक इस तरह के क्वेश्चन को आंसर हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डिफिनिट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। दूसरा है ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ ए डिफिनिट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance। तीसरा ऑप्शन है कि a number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government। चौथा है a society permanently living in a definite territory with a central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको तो पहले NCERT अगर आपने अच्छे से फॉलो किए होगे तो वहाँ से आंसर दे सकते हैं, या फिर अगर आपने थोड़ी सी भी अगर पढ़ाई की होगी स्टेट के बारे में, आपके थोड़ा सा भी डिफिनेशन आपको थोड़ा सा दिमाग में कहीं भी होगा और आपने थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अप्लाई किया, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 88 नंबर कि विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडियन जुडिशरी से सवाल है, जिसमें पहला यह स्टेटमेंट है कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सीट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इनके ऑप्शंस को देखें तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट है जो लक्ष्मीकांत है हमारी बुक, उससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो लक्ष्मीकांत हमारे प्रीलिम्स के लिहाज से खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोविजंस जो या फिर कुछ जो अप्रोच है लक्ष्मीकांत की, जिस तरीके से ये किताब लिखी गई है, उसमें से कुछ आपको जो है वो मेंस में भी आपको आंसर देखने में मदद करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 89 नंबर कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट है, जिसमें पहला है कि देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। दूसरा है ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। तीसरा है ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। यहाँ पर सिटीजनशिप को लेकर सवाल है। तो सिटीजनशिप आप जानते हैं हमारे जो संविधान है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो हमारा दूसरा नंबर जो शेड्यूल है वो इसे डील करता है। जो पार्ट 2 है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसे डील करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें ये बोला गया है कि देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल, ये पूछा गया है। यानी कि आपको सिटीजनशिप के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए, साथ साथ जो डोमिसाइल का डिफिनेशन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा है कि ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ ए स्टेट। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो बर्थ से रिलेटेड जो प्रोविज़न है सिटीजनशिप में, या फिर जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसको बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ें और उसमें कोई कन्फ्यूजन ना बचे।
तीसरा है कि ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। तो ये भी वही अप्रोच है कि बिल्कुल जो भी हम पढ़ें उसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ें, क्योंकि हम लोग पढ़ भी लेते हैं और उसके बारे में हमें पता भी होता है, लेकिन जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि हमें कन्फ्यूजन बचा रहे तो फिर हमारे पढ़ने से कुछ ज़्यादा लाभ होगा नहीं। तो बिल्कुल जो भी पढ़े वो बिल्कुल डिटेल से पढ़े, आपके दिमाग में बिल्कुल तथ्य क्लियर हों। अगर कोई पूछे तो जो भी उसमें ऐड करके पूछे या हटा के पूछे तो उसको आप कंप्लीट कर पाएँ कि नहीं, इस आपने ये जो बोला है उसमें ये चीज़ छूटी हुई है, कि ऐसा नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, या फिर कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस अगर ऐड हो जाए तो इसमें चेंज भी हो सकता है। ये सारी जो चीज़ें हमें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। एक कमिटेड जुडिशरी, दूसरा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, तीसरा है इलेक्टेड गवर्नमेंट और चौथा है सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे, जो हमारी एनसीईआरटीज है और जो हमारे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो या डीडी बसु हो, तो उसको आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपने डिटेल से पढ़ा होगा, जहाँ पे डिफाइन किया रहता है कि डेमोक्रेसी के कितने प्रकार होते हैं, तो उस तरह के कोई जो क्वेश्चन अगर आप पूछा जाता है तो उसके आंसर हमें आसानी से फिर दे पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है 91 नंबर क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो किस चीज़ को वायलेट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, वो यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि द राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीसरा है द राइट टू फ्रीडम और चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख के हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जो कोई भी जो टर्म है हमारे अंदर, जैसे कि फंडामेंटल राइट की बात हो, या फिर राइट टू लाइफ की बात हो, राइट टू प्रिवेसी की बात हो, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे स्टेट पॉलिसी है, या फिर जो हमारा वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है, इस तरह के जो टर्म है हम अक्सर अपने जो बुक्स है उसमें देखते हैं। तो हमें उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सतर्कता से हमें ये चीज़ पता करना होगा कि उसका रियल मीनिंग क्या है, उसके क्या क्या जो है मल्टीपल उसके डायमेंशन हो सकते हैं, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके क्या क्या मीनिंग है, वो हमें बिल्कुल आसानी से बिल्कुल उसको पता करना चाहिए, ताकि आसान लैंग्वेज में हम उसको जान सकें। और अगर इस तरह के जो क्वेश्चन हैं तो उसको हमें समझने में बिल्कुल टाइम ना लगे, क्योंकि अगर आपने उस समय नहीं अपने वो काम किया तो फिर आपको जब इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तभी आपको परीक्षा हॉल में ज़्यादा सोचने के लिए टाइम देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है वो फिर ज़्यादा आपको भारी पड़ सकता है। एक बार आप जानते हैं कि अगर एक बार हम कुछ मार्क्स से भी अगर पीछे हट जाएँ तो फिर हमें पूरे साल फिर से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 92 नंबर है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है कि लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, दूसरा है लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, तीसरा है फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, चौथा है नीदर फंडामेंटल राइट नॉर द लीगल राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो हमारे लिए लीगल राइट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, और कौन से राइट जो सिटीजन्स को उपलब्ध है, कौन से जो हैं हमारी जो नॉन सिटीजन है यानी कि फॉरेनर्स है उनको उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर कट में, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से आंसर दे पाएंगे। हमें ये ही नहीं पता होगा कि हमें लीगल राइट का मतलब क्या होता है, वो फंडामेंटल राइट से कैसे डिफरेंट है, फिर जो कौन सी जो राइट्स है वो हम सबको मिली हुई है और कौन सी जो राइट है सिर्फ सिटीजन्स को मिली हुई है। तो आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं और यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछने लगी है अब ज़्यादा। तो हमें प्लीज़ इस चीज़ को गौर करना होगा कि हम इस तरीके से तैयारी करें, ताकि इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उसको अच्छे से डील कर पाएँ। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है 93 नंबर की, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो हमारी जो 26 जनवरी 1950 को जो एग्जैक्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थी इंडिया की वो क्या थी। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पहला ऑप्शन, दूसरा है ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तीसरा है ए सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, चौथा है ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल पूछने का देखिए किस तरीके से यूपीएससी ने दिमाग लगा के ये क्वेश्चन पूछा है कि पहला तो ये आपको जो मेंस का सिलेबस है उसमें प्रियम्बल आप जानते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यूपीएससी में पूछा ही जाता है इससे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है ये प्रियम्बल। तो हमें प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ना है
ज़्यादा लंबा नहीं है, वो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि उसमें कौन से टर्म्स लिखे हुए हैं, किस चीज़ के बारे में बात बोलती है, क्या वो फ्रेटर्निटी की बात बोल रही है या फिर सोशलिस्ट है या फिर इक्वालिटी की बात करती है, ब्रदरहुड की बात करती है, किस दिन को लागू हुआ उसकी बात करती है। तो ये सारी डिटेल्स उसमें पता होती हैं। तो उसके ऊपर यूपीएससी आप देखते हैं कि क्वेश्चन पूछते रहती है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन को देख के आपको क्या आप क्या-क्या बता सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी यही बोला गया है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो स्टेट था वो किस तरीके का था। तो आप जानते हैं कि जो 26 जनवरी 1950 है उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो हमारे प्रियम्बल में कि कोई बिना कोई अमेंडमेंट हुए वो लागू हुआ था, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल प्रियम्बल था उस समय मौजूद था। हमारा जो प्रियम्बल है वो एक बार अमेंड भी हुआ है जो कि 1976 में हुआ है। तो जब 76 में अमेंड हुआ था तो उसमें 3 टर्म्स उसमें जोड़े गए थे, जिसमें सोशलिस्ट, सॉवरेन और सेकुलर टर्म्स थे, वो जोड़े गए थे। तो जब आपको ये चीज़ पता होगी कि प्रियम्बल को अमेंड किया गया है और वो ये सारे जो टर्म्स है वो 1976 से जोड़े गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग की मांग जो है वो यूपीएससी करता है। आप सब कुछ जानते हैं लेकिन अगर आपने उस चीज़ को समझा नहीं तो आप इस क्वेश्चन को जानते हुए भी आप छोड़ के चले आएंगे। तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप अपनी समझदारी का प्रयोग करें और जो भी आप पढ़ें उसके बारे में खुल के सोचें कि ये इसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। यहाँ पर ये पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पहला है ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। दूसरा है ए गवर्नमेंट वोज हेड इंजॉयज नॉमिनल पावर्स। तीसरा है ए गवर्नमेंट वोज हेड इंजॉयज रियल पावर्स। चौथा है ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो आपको ये चीज़ जो है वो आप जो हमारी किताब है वो आप पढ़ लेंगे, उसके डेफिनेशन आप देख लेंगे, लेकिन उससे बात बनने वाली नहीं है। मैंने आपको बार बार बोला है, वही बोलूँगा फिर से कि अगर इस तरह के टर्म्स आपको अपनी किताब में मिले या फिर आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिले तो प्लीज़ उसको गूगल करके या फिर यूट्यूब से देख के आप उसको सीखने की कोशिश कीजिए आखिर ये चीज़ क्या है। क्योंकि आपकी जो जिज्ञासा है हो सकता है वो अगला क्वेश्चन हो, और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि जो मन में चलता रहता है बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपीएससी भी पूछ लेती है। यानी कि जो हमारी जिज्ञासा है और जो यूपीएससी जो चाह रहा है वो दोनों बिल्कुल मैच करते हैं। और हमारे अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि जो यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो 95 जो नंबर क्वेश्चन है, अब आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी, हो एंड कुई पर्टेन टू। तो यहाँ पर 3 टर्म्स दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दूसरा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा है प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स। चौथा है ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके आप देखिए क्या क्या चीज़ पता कर सकते हैं कि पहला तो जो कोई भी टर्म हो जो स्पेशल हो, बिल्कुल यूनिक जैसा हो, तो वो हमें चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बारे में हमें डिटेल पता होनी चाहिए कि आखिर वो चीज़ क्या है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है। और देखिए क्या क्या पता चलता है, हमें डांस फॉर्म्स पता होनी चाहिए। देखिए यूपीएससी ने यहाँ पे लिखा हुआ है डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो ये तो पक्का हो गया कि डांस फॉर्म जो है यूपीएससी जानना चाहती है कि क्या ये डांस फॉर्म्स है। तो अगली बार कोई भी जो डांस फॉर्म हो न्यूज़ में हो या फिर आप कल्चरल हिस्ट्री पढ़ें तो डांस फॉर्म्स अगर आपको सिलेबस में सॉरी जो बुक में है अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको नोट करिए आप। दूसरा है कि अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहीं भी आपको दिखे सिलेबस के अनुसार, आपको अगर जो मिडिवल इंडिया है चाहे फिर एंशिएंट इंडिया है वहाँ पर अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज की गई है, जैसे कि जो हमारे सितार की खोज की गई थी, फिर तबला की खोज की गई है, तो वो कब की गई है और किस पीरियड में की गई है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है वो हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। तीसरा है प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, तो हम जान सकते हैं, इससे पता चलता है कि केव पेंटिंग जो है यूपीएससी जानना चाहती है। चौथा ट्राइबल लैंग्वेजेस, यानी ट्राइबल लैंग्वेजेस के बारे में भी यूपीएससी जानना चाहती है। तो प्लीज़ इस तरह से आप तैयारी करें, जब भी इस तरह के जो टर्म्स है, जैसे कि कोई ट्राइबल लैंग्वेज की बात अगर मोदी जी कर रहे हैं या फिर कोई भाषा बचाने की बात हो रही है या फिर कोई केव पेंटिंग खोजी गई है, तो प्लीज़ उस जगह को लोकेट करें और जो नाम दिया गया है उसको आप अच्छे से जान लें, ताकि अगली बार उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर हम दे पाएँ। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि 96 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। तो भारत रत्न और पद्म अवार्ड से लेकर सवाल पूछा गया है। अब ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है यूपीएससी में कि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी न्यूज़ पूछ रही है और जो हमारी अवार्ड्स दिए जाते हैं जैसे कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज़ अब आपको इस तरह भी ध्यान देना होगा, ज्ञानपीठ के बारे में आप जानें। हो सकता है कि नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन पूछा है वो ज्ञानपीठ पे पूछ लिया जाए या इसी तरह के सिमिलर जो अवार्ड्स हैं वो पूछ लिए जाए। हो सकता है कि आपको जो हमारे जो
दादा साहब फाल्के जैसे बड़े-बड़े अवार्ड हैं वो उससे पूछ लिए जाएँ। तो प्लीज़ अब यूपीएससी अपना दायरा बढ़ा रही है, तो प्लीज़ अपने पंख आप भी खोल लें और अपने ज्ञान का जो दायरा है वो बढ़ा लें। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा है पद्म अवार्ड्स विच वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेयर सस्पेंडेड ओनली वंस। तीसरा है द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों अवार्ड हैं हर साल दिए जाते हैं। अब हमारे प्रेसिडेंट इसको प्रदान करते हैं, तो ये जब अगली बार आपको इस तरह के जो अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको नाम जो लिए, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आखिर वो अवार्ड कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर वो अवार्ड दिए जा रहे हैं, या क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है या फिर कोई बाहरी अवार्ड है, वो आपको ध्यान देना है। कौन सी संस्था उसे दे रही है, वो अवार्ड कब शुरू हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए। और उस अवार्ड का अगर कोई इतिहास है, यानी कि कोई ऐसा साल था जब वो अवार्ड नहीं दिया गया था या फिर किसी स्पेशल आदमी को दिया गया था, तो वो साल आपको याद होना चाहिए, वो उस आदमी का नाम याद होना चाहिए। कभी-कभी होता है कि बहुत ही प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटी होती हैं उनको दे दिया जाता है अवार्ड, तो उस साल जो है वो अवार्ड है वो बिल्कुल हाईलाइट हो जाता है, जिसके चलते न्यूज़ में प्रोमिनेंटली आते हैं। तो उस जो अवार्ड है उस साल का, वो हमें खास दिमाग में रखने होंगे, उससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो हमें ध्यान में रखने होंगे। तीसरा है द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर। तो इससे ये पता चलता है कि उसके बारे में थोड़ा डिटेल भी हमें पता होना चाहिए, जैसे कि वो अवार्ड कौन देता है, मैंने आपको बता दिया। फिर एक साल में कितने लोगों को दिया जा सकता है, ये भी आपको इस एंगल से सोचना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें स्टेटमेंट 1 है कि द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड (UNCDF) एंड द Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as 2020 Tree City of the World. दूसरा है Hyderabad was selected for the recognition of for a year following its commitment to grow and maintain the urban forest. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएन की एक संस्था है, उसका यहाँ पर चर्चा हुआ है, और साथ साथ जो एक आर्बर डे फाउंडेशन है उसकी भी चर्चा हुई है। तो प्लीज़ आप इस तरह के जो न्यूज़ होते हैं जिसमें कोई यूएन की संस्था जहाँ पे आपको चर्चा मिल जाए, या फिर कोई वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था हो, आईएमएफ जैसी संस्था हो, या फिर एआईआई भी कोई लोन दे रही हो, या फिर एडीबी की बात हो, या ब्रिक्स की बात हो, या फिर एससीओ की बात हो, तो आप समझ सकते हैं यूनिसेफ की बात हो, तो आपको इन सारे जो इंस्टीट्यूशन के नाम मैंने आपको बताया, और इस तरह के दूसरे इंस्टीट्यूशन भी जो हैं, जैसे कि आईयूसीएन की बात हो या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखिए कि वो अभी न्यूज़ में क्यों है। क्या वो कोई एग्रीमेंट साइन कर रही है? क्या वो हमारे भारत को लेके कुछ उसने लिस्ट बनाई है जिसमें भारत के कोई सिटी शामिल हो, या फिर कोई हेरिटेज शामिल किया हो उसने, कोई डांस फॉर्म इंडिया का शामिल किया हो, कोई कल्चरल हेरिटेज शामिल किया हो? तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। और फिर जो शामिल किया है वो किस तर्ज पे किया है, किस बेसिस पे लेके किया है। जैसे कि यहाँ पर हैदराबाद के लिए बोला गया है कि उसने जो अर्बन फॉरेस्ट है उसको ग्रो और मेंटेन करने में अच्छा काम किया है। तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में रिकॉग्निशन हो रही है, या फिर किस लिए वो न्यूज़ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बन रही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विच वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2000। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे भारत रत्न पूछा गया है, पद्म अवार्ड के बारे में पूछा गया है, तो अब अगली बार से आपको जैसे ज्ञानपीठ के बारे में पूछा जा सकता है, और भी दूसरे जो भटनागर पुरस्कार है उसके बारे में पूछा जा सकता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपको अब यूपीएससी चूँकि क्वेश्चन पूछने लगी है, तो आपको इस बारे में भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। जैसे ओलंपिक के अवार्ड्स हो गए, या फिर कोई मेजर अवार्ड जिसमें भारत ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया हो, या फिर किसी चैंपियनशिप में पहली बार किसी ने गोल्ड मेडल जीता हो भारतीय ने। तो इस तरह की जो न्यूज़ होती है, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आती है, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली रूप से कवर की जाती है और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है, वो हर जगह ट्रेंड कर रही होती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द अवार्ड। दूसरा है कि द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फार्मूला 1 प्लेयर्स सो फार। तीसरा है रोजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स। तो ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जिसके चलते यूपीएससी इसको तरजीह दे रही है। अब देखिए इसमें सवाल कैसे बनाए गए हैं, क्योंकि सवाल पूछने के तरीके से भी हमें तैयारी करनी होती है। तो जैसे यहाँ पर बोला गया है कि पहला जो अवार्ड विनर है वो कौन था, तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे कि अब पूछ लिया जाए पहला भारत रत्न अवार्डी कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। तो हमें इस तरीके से कोई भी अवार्ड के बारे में इसको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि द अवार्ड वाज
रिसीव्ड मोस्टली बाई फार्मूला 1 प्लेयर्स सो फार। तो उस अवार्ड की हिस्ट्री भी जाननी है कि अगर उसके बारे में कोई तथ्य है कि जैसे कि इसको किसी पर्टिकुलर प्लेयर ने सबसे ज़्यादा बार जीता है या फिर सबसे ज़्यादा बार नॉमिनेट हुआ है, तो इस तरीके से हमें वो तथ्य को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द 32nd समर ओलंपिक्स। तो 32वां जो समर ओलंपिक हुए उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है कि पहला ऑप्शन है कि द ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक्स इज ए न्यू वर्ल्ड। दूसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स। तो मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ पूछी जा रही है अब। तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण देखने को मिल रहा है, ओलंपिक से पूछा जा रहा है, वो भी समर ओलंपिक। हो सकता है अगली बार विंटर ओलंपिक से पूछ लिया जाए, हो सकता है पैरालंपिक्स आपने नाम सुना होगा उससे पूछ लिया जाए, डेफ ओलंपिक्स भी आपने सुना होगा उससे पूछ लिया जाए। तो प्लीज़ इस तरीके से अपने तैयारी को नए नए आयाम देते रहें और बिल्कुल यूपीएससी के क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर उसके आप बने रहें। आप हमारे चैनल को से लगातार जुड़े रह सकते हैं। आपको इस तरह के जो सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं पूरी तरीके से 2013 के बाद से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ यूपीएससी का, हम सारे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरीके से डिस्कस करेंगे और बिल्कुल अपनी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। लाइक से हमारे मोटिवेशन बढ़ता है। आप जानते हैं ये एक साइकोलॉजिकल कारण है जिसके कारण हम काम करने को प्रेरित होते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके फ्रेंड या फिर भाई बहन अभी तैयारी कर रहा हूँ तो उसके पास शेयर कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है जो भी है। और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें हमारे चैनल को अगर आपको सच में इससे हेल्प हो रही है तो, क्योंकि ये सारी बातें बोलना ज़रूरी है क्योंकि आप वीडियो देख के निकल जाते हैं। मैं खुद इस चीज़ को मैंने महसूस किया है कि जब मैं भी किसी की वीडियो देखता हूँ तो कई बार होता है कि हम लोग वीडियो में खो जाते हैं और हम उसको लाइक देना या सब्सक्राइब देना भूल जाते हैं। तो जब वो बोलता है तो हम तुरंत उसको फिर नोटिस में करते हैं और फिर वो काम कर देते हैं जो वो बोल रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ ये करिए, हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा ये। साथ साथ अगर कोई कमेंट सेक्शन में आपको एडवाइस देनी हो, सजेशन देनी हो कोई इंप्रूवमेंट के लिए या फिर हमारी कोई गलती हो तो वो प्लीज़ उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। हम लोग बिल्कुल उसको इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल मोटो के बारे में पूछा गया है ओलंपिक्स के बारे में। तो अब कोई भी आपको मेजर इवेंट हो रही हो, जैसे वर्ल्ड कप हो रही हो या फिर फीफा वर्ल्ड कप हो, आप समझ सकते हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। कोई भी जो मेजर इवेंट हो कोई भी स्पोर्ट्स में, तो उसके आप मोटो याद रखें क्योंकि मोटो पूछा गया है यूपीएससी में। साथ ही उसके कोई भी डिटेल आपको जो प्रोमिनेंटली वहाँ पर इस न्यूज़ में आ रही हो तो वो चीज़ को आप डिस्कस करें। कोई प्लेयर पहली बार भाग ले रहा हो और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर हो या फिर इंडिया पहली बार भाग ले रही हो उसमें, तो इस तरीके जो तथ्य हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि इसमें दूसरा स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि नए-नए खेल शामिल किए गए थे इस बार ओलंपिक्स में। 2021 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आज का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो अभी जो हमारे जो आईसीसी आप जानते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट ऐसे ही पॉपुलर है, तो आप इस न्यूज़ से बिल्कुल जुड़े रहे होंगे अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हैं तो। और आप जानते हैं कि अब वर्ल्ड कप जो है वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप के रूप में भी होती है। तो उसके लेके यहाँ पर सवाल है क्योंकि ये पहली बार हो रही थी और चूंकि इंडिया में इतनी पॉपुलर है तो यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन बना लिया है। तो पहला जो ये है ऑप्शन कि द फाइनलिस्ट वेर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन। दूसरा है कि न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। तो सबसे पहले कि इसमें फाइनलिस्ट कुछ अलग तरीके से डिसाइड किए गए थे क्योंकि आप जानते हैं कि जो नॉर्मल जो वर्ल्ड कप मैच होते हैं, वर्ल्ड कप के जो फाइनल होते हैं या फिर वनडे ओडीआई फाइनल होते हैं और ओडीआई के जो वर्ल्ड कप होते हैं वो उसके नतीजे कुछ अलग तरीके से डिसाइड होते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जबकि टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई थी उसके नतीजे कुछ अलग तरीके से, उसकी जो डिसीजन थी वो अलग अलग पैरामीटर्स पे बेस्ड थी, जो बिल्कुल ओडीआई से वर्ल्ड कप है उससे बिल्कुल भिन्न थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि कुछ अनयूजुअल यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया फाइनलिस्ट को कैसे डिसाइड किया गया, आप जानते हैं। दूसरा पूछा गया कि न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से आगे इसलिए रखा गया क्योंकि उसने न्यूजीलैंड इंग्लैंड से ज़्यादा मैच जीते थे। तो बिल्कुल इस तरीके की जो पहली बार की घटना हो रही हो, कुछ यूनिक हो रहा हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप नोट करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो को पूरा डिस्कस करके आज के 2021 का जो पेपर है प्रीलिम्स का उसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया है और आज के जो 2021 का पेपर है उसको पूरा ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग अगले जो वीडियो है उसमें हम लोग 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे क्योंकि 2022 का हम लोग वर्क कर चुके हैं, 2021 का भी कर चुके हैं और 2020 का भी कर चुके हैं। तो हम लोग अगले जो वीडियो है उसमें 2019 का उठाएंगे और साथ साथ हम लोग मेंस का भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्रैक करना है, उसके बारे में जानना है कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो प्लीज़
और आपको ये चीज़ करनी ही चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर उस चीज़ को फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।